हम में से कई लोगों को याद होगा कि 1990s में इंडिया में होने वाले सबसे बड़े स्कैम्स में से एक था 1992 का हर्षद मेहता स्कैम। 1992 के मेहता स्कैम के बाद उस जगह को भरने के लिए 30 साल के एक युवा केतन पारेख के लिए स्टेज रेडी था। इनफैक्ट केतन पारेख हर्षद मेहता के स्टूडेंट की तरह ही था, क्योंकि केतन पारेख ने हर्षद मेहता से काफी पैतरे सीखे। 1999 से 2001 तक उसने हर्षद मेहता से मिली ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए अपने लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स और अपने क्लाइंट्स के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए और पैसा अंदर करने का ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन इन नंबर्स और रॉक स्टार स्टेटस के पीछे छल और कपट था। जैसा दिख रहा था वैसा सब था नहीं। ये कहानी है केतन पारेख की और कैसे उसके लगभग 40,000 करोड़ के स्कैम ने भारत को हिलाकर रख दिया। अ सीए बाय प्रोफेशन, शेयर बाजार केतन पारेख के लिए फैमिली बिजनेस था जो उसे अपने पिता से विरासत में मिला। उसके कनेक्शन से उसने अपना खुद का एक सर्कल बनाया और बॉम्बे बुल का निकनेम अर्न करने के लिए उसका पूरा इस्तेमाल किया। इंडस्ट्री के बाकी लोगों का मानना था कि उसके पास माइडस टच था, यानी जहां भी वो इन्वेस्टमेंट करता वो चीज सोने में बदल जाती। किस चीज में घुसना है इसको लेकर केतन पारेख काफी केयरफुल था। इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट सेक्टर, इनके आसपास ही मेनली उसकी स्टॉक होल्डिंग्स फोकस थी। उसके पोर्टफोलियो में 10 हैंडपिक्ड स्टॉक्स थे जिन्हें बाद में K10 स्टॉक के नाम से जाना जाने लगा। वो स्टॉक्स जिन्हें अपने बड़े प्रॉफिट्स के लिए पारेख ने मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। ग्लोबल टेलीसिस्टम्स, जी टेलीफिल्म्स, HFCL, सिल्वर लाइन और सत्यम कंप्यूटर्स, ये सब इसमें शामिल थे। बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि उस समय .com बूम की वजह से ये सेक्टर्स उभर रहे थे। कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज में रेगुलेशंस की कमी को उसने 1999 से 2001 तक अपने फायदों के लिए यूज किया। ऑलराइट, तो समझते हैं कि उसने ये सब कैसे किया। उसने यहाँ 2 मेन स्ट्रैटेजीज यूज की, सर्कुलर ट्रेडिंग एंड पंप एंड डंप स्कीम। सर्कुलर ट्रेडिंग एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जहां उसने कुछ जूनियर ट्रेडर्स को मार्केट को पंप अप यानी बढ़ाने के लिए यूज किया। उनको दिन भर में कुछ शेयर्स को खरीदने और फिर बेचने में लगा दिया, जिस वजह से उनकी ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ गई। इसलिए जो ट्रेडर्स वॉल्यूम के बेसिस पे अपने डिसीजंस लेते वो सोचते कि ये बहुत एक्टिव है और इसलिए वो उनमें इन्वेस्ट करने की सोचते। दूसरे ट्रेडर्स की इंक्रीज्ड एक्टिविटी की वजह से प्राइसेस बढ़ते और इससे पारेख और उसके एसोसिएट्स को मोटा मुनाफा होता। वहीं पंप एंड डंप स्कीम एक ऐसी स्कीम होती है जहां एक कंपनी का शेयर का बड़ा हिस्सा से 20 to 30% उसको परचेज किया जाता, जिसकी वजह से प्राइस इंक्रीज होता। ये कीमत दूसरे इन्वेस्टर्स को शेयर खरीदने के लिए लुभाती और जब प्राइस में अच्छा खासा अमाउंट बढ़ जाता तो स्टॉक को डंप कर दिया जाता, फिर से मोटा मुनाफा। लेकिन इन दोनों स्कीम्स के ये ट्रांजैक्शंस को बैंक रोल करने के लिए एक बहुत बड़े अमाउंट की कैपिटल की जरूरत पड़ती और यहीं से असली स्कैम शुरू होता है। ऑब्वियसली उसे कुछ इन्वेस्टर्स से अपना कैश पंप मिल रहा था, लेकिन उसकी स्कीम्स के लिए मेन कैश बैंकों के जरिए मिलता और उसने ऐसा करने के लिए माधवपुर मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक यानी MMCB और ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, उसने इन दोनों बैंकों का इस्तेमाल किया। उसने पे ऑर्डर नाम की एक चीज को काम पे लगाया। ये एक बैंक से कस्टमर को इशू किए गए चेक जैसा होता है। कस्टमर को पेमेंट के लिए एक छोटा सा एडवांस देना होता है। उसने सबसे पहले माधवपुर मर्केंटाइल बैंक के शेयर खरीदे, जिससे उस बैंक के लोन डिसीजंस को वो अपनी तरफ कर सके। उसने शेयर प्राइस मैनिपुलेट करने के लिए एक बड़ा लोन लिया और फिर जब प्राइस बढ़ा तो उसने HCFL और UTI जैसे दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ बैंक को गिरवी रख दिया। उस वक्त RBI ट्रेडर्स को करीब 15 करोड़ तक के लोन लेने की इजाजत देता था और केतन पारेख ने इसका भरपूर फायदा उठाया, ज्यादा से ज्यादा लोन लेने के लिए। इनफैक्ट उसका लोन अमाउंट 800 करोड़ के आसपास था। नाउ रिमेंबर, उसे पे ऑर्डर के लिए कुछ कोलैटरल देने की जरूरत होती थी, इसलिए MMCB से लिए गए अमाउंट को वो ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के पे ऑर्डर के एडवांस के लिए यूज करता और ऐसे उसकी इन्वेस्टमेंट कैपिटल बढ़ाता। साल 2000 तक वो ऐसा करता रहा। ये सिस्टम बहुत फायदेमंद था। कुछ शेयर्स पर पारेख को 200% का प्रॉफिट हुआ। फॉर एग्जाम्पल, जी टेलीफिल्म्स की कीमत ₹127 से बढ़कर ₹2330 हुई। पारेख का बैंक ऑफ इंडिया में करंट अकाउंट भी था, जिसका उसने अपने बड़े ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल किया और क्विक पेमेंट्स के लिए पारेख MMCB से पैसा लेता और उसे बैंक ऑफ इंडिया में जमा करता। 2001 में MMCB ने 137 करोड़ रुपीस के पे ऑर्डर्स जारी किए और पारेख ने ये ऑर्डर्स बैंक ऑफ इंडिया में दिए। बैंक ने इन ऑर्डर्स को क्लियरेंस के लिए RBI को भेजा, जो आमतौर पर 2-3 दिनों के अंदर होता था, लेकिन इस बार ऑर्डर वापस 11-12 दिन बाद भेजे गए। बैंक ऑफ इंडिया ने पहले ही पारेख को जरूरी रकम ट्रांसफर कर दी थी, लेकिन ऑर्डर्स बाद में बाउंस हो गए क्योंकि MMCB इनकी क्लियरिंग में शामिल नहीं था। RBI ने तब MMCB को डिफॉल्टर डिक्लेयर किया और जब बैंक ऑफ इंडिया ने पारेख से पैसे वापस करने को कहा तो उसने सिर्फ 7 करोड़ लौटाए और बाकी का अमाउंट वापस करने से इनकार कर दिया। बैंक ऑफ इंडिया ने तब जाकर पारेख के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया।
और सेबी ने आरबीआई के साथ मिलकर पारेख के लोन्स और प्रॉफिट्स पर एक केस शुरू किया और तब पारेख की सारी स्कीम्स सामने आने लगी। मार्च 2001 में सीबीआई ने पारेख को गिरफ्तार किया और 53 दिनों से ज्यादा टाइम तक हिरासत में भी रखा। अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल ब्लॉक फिनोलॉजी, द शेयर मार्केट क्रैश बाय 176 पॉइंट्स, जिससे असल इन्वेस्टर्स को 2000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ। बाद में पारेख को 2017 तक ट्रेडिंग करने से बैन कर दिया और 1 साल जेल की सजा सुनाई गई। बट इन 2007 एजेंसीज रियलाइज कि पारेख अभी भी ट्रेडिंग कर रहा है और इस वजह से कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज को लगभग 100 करोड़ का नुकसान हुआ। मार्च 2014 में पारेख को एक सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने 2 साल जेल की सजा सुनाई और फरवरी 2018 में सेबी के पेनल्टी चार्जेस ना भरने के कारण पारेख पर 5 लाख का फाइन लगाया गया और उसकी जेल की सजा में 3 साल और जोड़े गए। और इस तरह शेयर मार्केट के सितारों में से एक सितारे को हार झेलनी पड़ी और केतन पारेख अपने गुरु हर्षद मेहता के साथ फाइनेंशियल हिस्ट्री बुक्स में शामिल हो गया, लेकिन शायद वैसे नहीं जैसे वो चाहता था। Hey, hi! If you enjoyed that video, please like and share. The whole point of our channel is to ask fun and compelling questions, explore weird and intriguing stories, and delve into secret histories. So if that's something you are into, don't forget to subscribe to our channel.